अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बात करूंगा आज मुज़ाकरात की बात हो रही है। क्या ये मुज़ाकरात हो पाएंगे, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, क्योंकि नेशनल डायलॉग कमेटी जो NDC एक नई कल ही मार्ज़ वजूद में आई है। फवाद चौधरी साहब जिसके रूहें रवां हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म को एक ख़त लिख मारा है। इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ का ज़राए का क्या रिएक्शन है इस कमेटी के ऊपर, और जो वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है ये भी आपको आगाह करूंगा। साथ साथ मेरे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, जो पंजाब में एक लड़ाई चल रही है अचानक से ही हाई कोर्ट की और मैडम मरियम की, जस्टिस आलिया नीलम और मैडम मरियम की, उस पर भी बात करेंगे जनाबे वाला। क्या कहानी है, ठीक कौन है गलत कौन है, हम अपने 1.5 किलो के तजिए पेश करेंगे। मुन्ने नाई ने कुछ शदीद इल्ज़ामात लगा दी हैं फौज के एक आला अफसर पर, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में PIA के ऊपर मजीद कुछ कंस्पिरेसी थेरीज आ रही हैं, वो भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो जनाबे वाला, कल वज़ीर आज़म साहब ने, एक सेकेंड में अपना मोबाइल चुक लूँ, कल वज़ीर आज़म साहब ने जनाब चीचो चीच गंडेरिया करते हुए एक वो छिक मारा मुज़ाकरात का, एक डायलॉग का इन्होंने अंदिया दे दिया कि ये हम डायलॉग करने के लिए तैयार है। उस पे एक नेशनल डायलॉग कमेटी का मौक़िफ़ आ गया। नेशनल डायलॉग कमेटी जो है ये इस टाइम पे मुश्तमिल है फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के ऊपर। ये तीनों PTI के डिज़र्टर्स कहे जाते हैं। तो इन्होंने उसको खुशाइन करार दिया। आज उन्होंने वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा है। वो ख़त में उन्होंने वज़ीर आज़म की इस जो ऑफ़र है इसका खैर मकदम किया है, साथ अपनी कुछ गुजारिशात भी पेश की हैं। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ अंग्रेजी में कि वो गुजारिशात है क्या। वो कहते हैं जी, नेशनल डायलॉग कमेटी इज ऑफ द व्यू दैट दीज टॉक्स विल बी सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल इफ दे कमेंस विद मीनिंगफुल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर। इन दिस रिगार्ड वी हम्बली रिक्वेस्ट दैट द सीनियर PTI लीडरशिप करंटली डिटेन्ड इन कोट लखपत जेल, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद एंड सेनेटर इजाज चौधरी, फॉर्मर सेनेटर, बी रिलीज्ड ऑन पेरोल टू इनेबल देम टू लीड एंड पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन द डायलॉग प्रोसेस। अब सुनने में ये बड़ी दिलकश बात है। अगर इस हुकूमत में इतनी अकल होती जो फवाद चौधरी साहब देने की कोशिश करें, मुझे कोई डाउट नहीं इसमें फवाद चौधरी का माइंड काम कर रहा होगा। इमरान इस्माइल साहब इतनी निहारी खा चुके हैं कि उनके यहाँ तक अब निहारी पड़ी हुई। और महमूद मौलवी साहब, मुझे नहीं पता कि वो कोई सियासी समझबूझ रखते भी हैं कि नहीं रखते। तो फवाद चौधरी साहब का दिमाग काम कर रहा होगा। तजवीज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा मुनासिब तजवीज़ है। इतनी मुनासिब है कि मैं बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार हूँ कि दिस कैन एंड टू मैनी प्रॉब्लम्स फॉर शहबाज शरीफ साहब। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की अकल पे मुझे डाउट है। अगर वो इतने समझदार होते तो वो पहले ही ये कर चुके होते। आप तहरीक इंसाफ के ओरिजिनल PTI के 4-5 बंदे रिहा करते हैं और पेरोल पे रिहा करते हैं। आप दोबारा भी पकड़ सकते हैं उनके, आप शनाख्ती कार्ड जब्त कर लें, उनके बैंक अकाउंट जब्त कर लें, सब कुछ कर लें, आप उनको छोड़ें, वो पार्टी के अंदर आके बैठें, ऑटोमेटिकली इस टाइम जो हायरार्की है उसमें सबसे ऊपर वो चले जाएंगे। वो इन्फ्लुएंस कर सकेंगे बहुत सारी चीज़ों को। उसके बाद क्योंकि वो सख्तियाँ देख के आएंगे तो नरम होंगे, वो बातचीत का दरवाज़ा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्योंकि आप कुगुड़े, आप में इतनी अकल नहीं है, तो आप ये नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इस खत में जो एक चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ है इमरान खान का नाम। जी हाँ, स्ट्रेंजली ये खत इमरान खान साहब का कहीं जिक्र तक नहीं करता, कहीं नामो निशान नहीं है इमरान खान का कि इमरान खान से डायलॉग किया जाए। फोकस करता है कोट लखपत जेल और उसके असीरान की जानिब। तो मैंने चंद तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, जनाबे वाला, अगर वज़ीर आज़म साहब मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड हैं तो कोट लखपत जेल का नहीं, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा अडयाला जेल का। मैंने कहा अच्छा जी, लेकिन फवाद चौधरी साहब तो कोट लखपत कहते हैं। उन्होंने कहा जी, वज़ीर आज़म साहब, फवाद चौधरी साहब जो मर्जी के, वज़ीर आज़म साहब अगर मुज़ाकरात करने में संजीदा है तो अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। मैंने कहा वो इमरान खान को क्यों रिहा करेंगे? उन्होंने कहा नो, हम रिहाई नहीं मांग रहे इमरान खान की, हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हमें मुलाकात की इजाज़त दें, वहाँ से हम उनसे गाइडलाइन देते हैं, लेट्स स्टार्ट मुज़ाकरात। वो कह रहे हैं किसी भी किस्म के कोई भी मुज़ाकरात जो कि माइनस इमरान खान का ख्याल दिल में लिए, दिमाग में रखे शुरू किए जाएंगे, वो नाकारा साबित होंगे, वो आगे नहीं चलेंगे, वो ना वो किसी सूरत आगे चल सकेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी मेरे लिए। तो मैंने कहा जी, फवाद चौधरी कैफिट कहता जी मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। तो उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने ये ज़रूर बता दिया कि जनाब माइनस इमरान खान हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। दूसरी जानिब बहनों ने तो सीधा सीधा कह दिया हमने कोई मुज़ाकरात करने ही नहीं। मेरे लिए अब इस सारी चीज़ में आड़ू ये है कि जनाब ये करेंगे क्या, वो ज़रा मुझे समझा दीजिए। क्योंकि
अभी तक स्टेलमेट है। स्टेलमेट क्या है कि जनाब ये हुकूमत अजीब अजीब से काम कर रही है। कल हुकूमत ने एक फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल भी भेज दिया कि जी फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ें कर दी कि ये हो गया वो हो गया। उसमें जब अंग्रेज़ी पढ़े तो लिखा हुआ था कि जी फील्ड मार्शल साहब ने वो आर्ट सीख लिया कि ट्रंप को पसंद है कि चापलूसी करें उसको डिप्लोमेटिकली उसको डील करें, तो उन्होंने वो उस तरह करके डील लिया। वो कोई इतना अच्छा आर्टिकल नहीं था जितना पोर्ट्रे किया गया। हुकूमत वो सारे काम कर रही है जिससे वो फ़ौज को इमरान खान के सामने पिच रख सके, और इसमें नुकसान किसका हो रही है आप खुद जानिए। आजकल की नौजवान नस्ल, बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं, खैर DJSPR के विजिट्स पे मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन ना इमरान खान को तोड़ सके आप, ना उसको जगह से हिला सके, ना कुछ और कर सके, तो आप करेंगे क्या? मुज़ाकरात नहीं करने तो क्या ऐसे ही चलेगा? और ऐसे चलेगा तो आपका पॉलिटिकल कैपिटल कितना डाउन होगा? क्या हर इलेक्शन इस तरह चोरी करना पॉसिबल होगा? ये बड़े बड़े सवाल हैं। दूसरी जानिब मरीम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि आपको पता है मेरी बचपन से फेवरेट है। मैं जब छोटा सा बच्चा होता था, तकरीबन 3.5 महीने का, तब से मेरी ख्वाहिश थी कि पंजाब में एक ऐसी विजनरी खातून आए जो कि पंजाब की लीडर हो, जो कि पंजाब की मम्मी हो। और वो मम्मी जी सारे बच्चों को, उन्होंने मम्मी ने असली दरख्त कटवा के नकली दरख्त भी लाहौर में लगवा दी, जिसको पंजाबी में जुगते लिख दिए कि ये मेरा आइडिया था, ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, इससे हमें बहुत पॉपुलस मिलेगी। पॉपुलस वो लाहौर में हासिल करती जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब पे उन्होंने एक क्या बनाया था, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक्ट 2025। तो आलिया नीलम साहिबा ने गुस्सेनाक होते हुए, अब आलिया नीलम साहिबा को मैं, आलिया नीलम साहिबा वो हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। आलिया नीलम साहिबा को जनाबे वाला हजूरे वाला मलिक शहजाद अहमद की जगह काजी फाइज फ्रॉड ईसा सुप्रीम कोर्ट ले गए थे मलिक शहजाद को, और आलिया नीलम को यहाँ पर चीफ जस्टिस बनाया गया था। मलिक शहजाद साहब इलेक्शंस की तहकीकात कराने में दिलचस्पी रखते थे। काजी फाइज ने दस्ती जंप मारी और मलिक साहब को कहा जी आप आ जाएं फ़ौरन से पहले, हालांकि चंद माह ही हुए थे। और यूं लाहौर हाई कोर्ट को पहली चीफ जस्टिस का एजाज़ बख्शा गया, जो कि मिस आलिया नीलम थी। मिस आलिया नीलम ने आते साथ ही जो आरोज़ तंग कर रहे थे हुकूमत को, वो चेंज कर दिए। जो जज दहशतगर्दी के मुकदमा में तंग करते वो सारे चेंज करके हुकूमत की मर्जी के बगैर लाए। एक फैसला इन्होंने हुकूमत के खिलाफ नहीं दिया। लेकिन उस दिन गुस्सेनाक होते हुए जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने मुअत्तल कर दिया मरीम नवाज का बनाया हुआ प्रॉपर्टी एक्ट, जिस पर मरीम नवाज साहिबा कल गुस्सेनाक हो गई। उन्होंने कहा यह आलिया अदलिया के असूलों के खिलाफ है, पार्लियामान को कानून साजी का हक है, आपको किसने हक दिया? और उन्होंने बिस्ती फरमा दी। जिसके जवाब में आज फिर एक जज साहब ने ज़रा होले होले एक अपना ढोलकी बजाई है, और उन्होंने भी फरमाया है कि जनाब ऐसे नहीं होता, पार्लियामान को किसी दूसरे इदारे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप ये ख्याल कीजिए हर इदारा अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करे। लेकिन अब इसको इंटरप्रेट कैसे किया जा रहा है नून लीग के अंदरूनी हलकों में, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जनाब कि नून लीग के अंदरूनी हल्के, ख़ासतौर पर मरीम नवाज़ के करीबी लोगों का ये कहना है कि ये एक्ट हमें बहुत पॉपुलर कर रहा था, इससे हमें इमेंस पॉपुलैरिटी मिलनी थी, तो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने इसको उड़वाया है। जस्टिस आलिया नीलम को कहकर मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के लोग ऐसा क्यों करेंगे? वो मुल्क की दिफा में मसरूफ़ है। मरीम नवाज़ कत्ता ही उनके ज़रा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मरीम नवाज़ का इतना विजनरी स्टेप जो है वो उड़वाया इसलिए किया क्योंकि इससे वो पॉपुलर हो रही थी मरीम नवाज़ साहब। अब इस एक्ट के बारे में मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपने। ये एक्ट बड़ा अच्छा दिखता है देखने में, इसके रूल्स अभी तक बने नहीं हुए थे। DC पकड़ के प्रॉपर्टियाँ दे रहे हैं पाकिस्तान में। इसके दो मुखालिफिन हो सकते हैं, मैं आपको चले वैसे पहले मुखालिफिन इसके होंगे वकला, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी चल जाएगी। मेरा भी एक केस चल रहा है, बचपन से चल रहा है, मैं बुढ़ा होने वाला हो गया हूँ। वकील को पैसे दे के वकील ने नई गाड़ी खरीद ली, मैं पुरानी गाड़ी पे फिरता हूँ अभी तक। तो वकला की तो रोज़ी रोटी लगी हुई, वकला तो मुखालफत करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसके मुखालफत गरीब लोग भी चंद कर रहे थे। क्यों? DC साहब बादशाह सलामत होते हैं, आपको पता ही है जी। तो DC साहब के पास इतनी पावर होती है, आम आदमी कैसे पहुँच सकता है DC साहब के पास? बड़े ताकतवर लोगों का एक्सेस होता है जनाब, 2 मिनटों सेकंडों में काम करवाएंगे, अपने चुप चुप के परे मारेंगे सारे लोगों को कि ये कब्जा हमें दो, ये हमें दो, ये हमें दो, कागज़ तैयार हो जाएंगे। पाकिस्तान में जाली फर्दे बनाने को मसला है, कितनी बनती हैं? पटवारी साथ मिले होते हैं, DC खुद साथ मिले होते हैं, AC साथ मिले होते हैं। ये पहली बार हो रहा है। वो बनीगाला में कल की वीडियो देखी हुई थी, AC साहब गालियाँ निकाल रहे हैं, पुलिस को लेकर आके लोगों को धक्के मारेंगे, ये करो ये करो। इस किस्म के हमारे पब्लिक सर्वेंट्स है ये बेशरम लोग, तो इन पर मैं तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। ये आपकी ज़मीन कब्जा करके अपनी भी कर सकते हैं। पुलिस वाले इन्वॉल्व निकले हैं किस तरह इस तरह कब्ज़ों में, इस तरह सिविल सर्विस के बहुत सारे लोग निकले। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं। लेकिन अब जो मैडम मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही है, अब समझ नहीं आ रही कि क्या कहानी कौन चलवा रहा है, कि अबसार आलम साहब ने एक हमला किया जनाब फैसल नसीर पे, जनरल फैसल नसीर पे, कि ये ISI का चीफ बनने के ख्वाब देख रहा है। नॉर्मली फ़ौज में ऐसा होता नहीं, देखिए आर्मी चीफ ने डिसाइड करना तो वो कर लेंगे। फिर मुन्ना नाई जो है
मुन्ना नाई निकल के आया अपनी कछार से और उसने आके बताया कि जी अमार सोलंकी का जो ट्विटर अकाउंट है रैंडम, वो कोई साफ़ी शाफ़ी नहीं जो जैसा कि वो दावा करता है, वो बेसिकली फैसल नसीर साहब का अकाउंट है। उसके बाद अगले ही दिन वो अकाउंट डिलीट हो गया, फिर तरह तरह की बातें शुरू हो गई। अब मुन्ना नाई ने एक और हमला किया है। मुन्ना नाई ने आप आके बताया कि जी जनरल फैसल नसीर साहब जो है, उन्होंने डीजीसी होते हुए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और उसमें बहुत सारे मुखालफिन को फिक्स किया है, उनकी ठुकाई की है, यानी कि टॉर्चर किया है। उसकी बात से मुझे समझ आया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस पर बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन वो बड़े इफेक्टिव जनरल है क्योंकि उन्होंने लोगों की ठुकाई की है। अब ये जनरल फैसल नसीर के खिलाफ केस बनाया जा रहा है, एक मुन्ना नाई बना रहे हैं, मुझे जो समझ आ रही है इस चीज़ की, वरना इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है कि आप एक फ़ौज का बंदा है उसके खिलाफ केस क्यों बनवाएंगे इस तरह करके, कभी आप उसका कवर ब्लो कर रहे हैं। ये मैंने कभी कहीं नहीं होते देखा कि आईएसआई का अफसर अगर ट्विटर अकाउंट यूज़ कर ही रहा है और आपको बता दिया गया आप उसका कवर ब्लो कर रहे हैं, फिर आप ये भी बता रहे हैं कि वो ठगाइयाँ करते हैं लोगों की। ये कस्टोडियल टॉर्चर या इस तरह एजेंसियों का किरदार टॉर्चर में, ये इस पर अदालत में भी मुकदमे भी चले हैं, लेकिन हमेशा इदारे ने ये मेंटेन किया है कि ऐसा कभी नहीं किया। तो मुन्ना नाई साहब किसके कहने पे ऐसा कर रहे हैं और अफसरान के ऊपर केस, मुस्तकबिल के केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान है। आपको पता है यहाँ पर अभी मामला गुजर जाएगा, 3 साल बाद दोबारा केस बन जाएगा। उस अफसर ने पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्टेड नहीं रहना, उसने रिटायर हो जाना है, मसले हो जाएंगे उसके लिए। तो ये इन सारे अफसरान को देखना चाहिए कि ये मुन्ना नाई किसके एजेंडे पर काम कर रहा है और ये क्या करना चाह रहा है। दूसरी तरफ चमकोइयाँ ये भी की जा रही हैं जनाब के पीआईए की जो बिडिंग थी उसमें एक ही कंपनी को जितवाना था, जितवाना मकसूद था, उसको जिता दिया गया। इस मकसद के लिए एयर ब्लू के पहले फाइन किया गया, एक फ़ैसला दिलवाया गया। उसके बाद आरिफ हबीब ग्रुप को कहा गया कि छिक के रखे, और एक साहब हैं जो मरीम नवाज़ के दादाजी हैं, उन्होंने कहा जी आरिफ हबीब बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने एक बैंक बनाया। फिर जरदारी साहब सदर बन गए, तो एक किरदार है जिनका नाम है हुसैन लवाई, जरदारी साहब के बड़े क्लोज हैं ये उस टाइम मियां मंशा के साथ मिले हुए थे। जब मैं रात को आपको स्कैंडल बताया कि एमसीबी बैंक को पैसे से खरीदा गया, तो उसमें भी मरकजी किरदार ये थे। हुसैन लवाई को जेल शेल मेरे थे, वो आए तो आरिफ हबीब साहब ने अपना बैंक फिर हुसैन लवाई साहब को पकड़ा दिया कि ये ले सर। तो आरिफ भाई बहुत अच्छे भाई हैं, ये दादे ने लिखा है। उन्होंने कहा जी अब देखते हैं वो कंपनी किसको, ये पीआईए किसको देते हैं, क्योंकि वो बड़े दिल के आदमी दे देते हैं। चाहे मगोइयाँ ये की जा रही है जनाब कि ये एक ऐसी कंपनी को मिलेगा जिसने बिडिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, वो भी आके हिस्सेदार बनेगी और फिर वो सब कुछ खरीद लेगी। फौजी फर्टिलाइजर्स का नाम लिया जा रहा है इस सारे मामले में कि सारा जो मदारी का खेल रचाया गया था, इसमें ये मेक श्योर किया गया था कि कंपनी एक ही हाथ में जाए और उधर ही जाएगी। मुझे नहीं पता इस बारे में, खैर मुझे पता भी है, लेकिन मैंने जितना आपको बताना था बता दिया। बाकी आप खुद कल का मेरा रात का वीलॉग देखिए, जो कि कम लोगों ने देखा है, वो देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।